Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 17.4 कल्चरल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज. By cultural factors, we refer mainly to ideas, knowledge, values, beliefs, inventions, and exchange. Culture provides the base for invention and discoveries. अब देखिए, जब हम लोग कल्चरल फैक्टर की बात कर रहे हैं जो सांस्कृतिक कारक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लोगों का क्या विचारधारा रहा, लोगों का नॉलेज क्या रहा, क्या मूल्य रहे, क्या क्या चीज़ों पे वे विश्वास करते रह गए, क्या क्या इन्वेंशंस हुए, आविष्कार हुए, एक्सचेंज कैसा हुआ. ठीक है, तो संस्कृति से आपको क्या मिलता है? इन्वेंशन और डिस्कवरीज. देखिए, नए नए आविष्कार होते गए, उस तरह से समाज भी बदलता गया. सोशल सिस्टम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएशंस ऑफ कल्चरल वैल्यूज. अब हमारा समाज क्या चीज़ है? हमारी जो संस्कृति है, तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कल्चरल वैल्यूज़ जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं उसके ऊपर हमारा सामाजिक प्रणाली निर्भर करता है. एनी चेंज इन वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स ऑन द पार्ट ऑफ अ सोशल ग्रुप अफेक्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस. कोई भी बदलाव हो, ठीक है, हमारा जो सोशल ग्रुप है, तो अगर उसमें कोई भी, हमारा समाज में कोई भी बदलाव होगा तो हमारी जो सामाजिक संस्था है उसमें भी बदलाव होगी. टू इलस्ट्रेट दिस वी कैन सी दैट द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज हैज़ चेंज्ड द फैमिली सिस्टम इन इंडिया इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? एकल परिवार, जहाँ पे कम लोग रहते हैं, परिवार अलग अलग रहते हैं. पहले जॉइंट फैमिली होता था. एकल परिवार में आप हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो भारत है उसमें जो फैमिली सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया. द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ स्लोली disintegrated and this has altered relationships with the family, within the family. अब देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, पहले लोग एक साथ रहते थे. ठीक है, पूरा परिवार एक साथ रहता था, तो ये आस्ते आस्ते कम होता गया. ठीक है, अब लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहने लगा. लोग अब अलग रहना पसंद करने लगे. न्यू सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सोशल चेंज. अब देखिए, नए नए जो सामाजिक मूल्य हैं या नए नए जो लोगों के विश्वास हैं उससे भी समाज में बदलाव आया. The conflict between the old and new values leads to the creation of a completely new value system. अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट, जो पुराने मूल्य हैं और जो नए मूल्य हैं इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, इससे एक नया मूल्य आया. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मुगल रूल इन इंडिया द सूफीज स्टार्टेड राइटिंग इन हिंदी. उदाहरण के लिए, जब मुगल भारत पे राज कर रहे थे, जब उनका शासन चल रहा था, तो जो सूफी थे वह हिंदी में लिखने लगे. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर. तो इससे जो हिंदी साहित्य है उसमें विकास होने लगा. उर्दू ऑल्सो ग्रू एज अ हाइब्रिड ऑफ हिंदी एंड पर्शियन. अब हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज को मिला के उर्दू बनाया गया, तो उर्दू का भी विकास होने लगा. Arabic words also crept into this new language. अब इस नई भाषा में अरबिक जो शब्द हैं वो भी इस्तेमाल किए जाने लगे. अकबर, one of the most powerful Mughal emperors, propagated the concept of a state religion called Din-e-Ilahi, a synthesis of Hinduism and Islam. अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली बादशाह था, उसने एक स्टेट रिलीजन, जो राज्य धर्म है, उसका कॉन्सेप्ट लाया वो. ठीक है, जिसको दिन इलाही कहा गया. और ये कहाँ से बना? हिंदुइज्म और इस्लाम को मिला के. फिर आगे बोल रहा है, बिसाइड्स दिस हिंदू एंड मुस्लिम किंग्स बोथ रिकॉग्नाइज्ड लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज इन इंडिविजुअल्स from both the communities. The teachings of Islam greatly influenced Kabir and Nanak. इसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम राजा थे, ठीक है, वो ये देखे कि
जो लिटरेरी साहित्यिक रूप में, कलात्मक रूप में, दोनों ही कम्युनिटीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही एबल हैं, बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बोल रहा है कि इस्लाम की जो शिक्षा थी उससे कबीर और गुरु नानक जी ये बहुत प्रभावित हुए। आगे देखिए, Sociologists have considered the role of cultural factors in bringing about social change. समाज शास्त्री कहते हैं कि समाज में जो बदलाव आया इसमें जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो सांस्कृतिक कारक हैं, इसका भी योगदान है, इसका भी रोल है। On the other hand, they consider the interrelationship between religions and social structure as one aspect of culture. On the other hand, they analyze the moral code of various religions and their impact on the character of its economic system. अब देखिए, एक तरफ वो ये कहते हैं कि जो रिलीजन है, जो धर्म है और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, इसके बीच में संबंध है, ये हमारे संस्कृति का एक एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे अलग अलग धर्म है, वेरियस रिलीजन्स है, इनका जो मोरल कोड ऑफ है और उनका जो इम्पैक्ट है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, उसके बीच में भी संबंध है, वो एनालाइज करते हैं। ऑन द कंक्लूजन ऑफ one of the conclusion is that the moral code of Hinduism, Buddhism and Islam did not create the necessary wisdom and understanding that was required for the development of capitalism. अब देखिए, निष्कर्ष हम लोग ये कह सकते हैं, एक निष्कर्ष ये है कि हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में या इस्लाम में जो यहाँ पे जितना विजडम, नेसेसरी विजडम जो था वो नहीं आया, ठीक है, वो क्रिएट नहीं हुआ और उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बना जिससे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का विकास हो सके। कल्चर्स एसोसिएटेड विद दीज रिलीजन्स वर मोर कंसर्न्ड विद दी otherworldly pursuits. Therefore, they did not emphasize economic development and material achievements. अब देखें, जो लोग, वो जो संस्कृति इन सब धर्मों से जुड़ी थी, वो इस बात से पर उन लोगों का ध्यान था कि जो अदर वर्ल्ड है, जो दूसरी दुनिया है, ठीक है, उसमें उनको क्या मिलेगा। तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, फिर उनको मटेरियल अचीवमेंट्स, इन सब से उनका ध्यान नहीं था। अच्छा, आगे देखिए, बोल रहा है, एज अपोज टू दिस द मोरल कोड ऑफ द प्रोटेस्टेनिज्म emphasize this worldly aspect, that is, the individual should work hard, accumulate wealth, invest, value their time and be focused on achievement oriented goals while living in this world. अब देखिए, इसके विपरीत जो प्रोटेस्टेनिज्म थे वो इसी दुनिया के बारे में बात करने लगे। उनका मोरल कोड ये था कि आप जो जीवन जी रहे हैं, आप अभी मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, पैसा निवेश कीजिए, अपने वक्त का कदर कीजिए, फिर आप अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या पाना है ज़िंदगी में, और इसी जीवन में, इसी दुनिया में आप अच्छे से अपना जीवन बिताइए। These cultural values present in the Protestant ethics led to a spirit of capitalism in Western Europe. Thus, we see a correlation between our religious beliefs and their influence on the structure of our institution. तो ये जो सांस्कृतिक मूल्य हुए, प्रोटेस्टेंट्स जो एथिक्स थे उनका, उससे क्या हुआ कि जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर पूंजीवाद का स्थापना हुआ, और इससे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनका एक दूसरे के संग संबंध है, और वो हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो संस्था है, उसको वो प्रभावित करते हैं। सोशल चेंज ऑकर्स थ्रू कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़। अब देखिए, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग समाज के लोगों के बीच में जब संपर्क होता है तो इससे समाज में बदलाव होता है। डिफ्यूजन इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ
सोशल चेंज। अब यहाँ पे देखिए, एक डिफ्यूजन एक वर्ड है, तो आइए इसका पहले हम लोग मतलब देखते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है प्रसार करना, फैलाना। तो डिफ्यूजन की वजह से, फैलाव की वजह से भी समाज में बदलाव होता है। One society adopts the cultural traits of another through prolonged contact, as in travel, trade, and commerce, as also through sudden events like a war, where new and hitherto secret technologies reveal themselves. अब एक समाज क्या करता है, देखिए, एक समाज दूसरे समाज के जो चीज़ें हैं, जो उनका तौर तरीका है, वो वक्त के साथ अपने में लाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? लोग जब एक दूसरे के संग ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये देखा गया कि उनके बीच में संपर्क हुआ। फिर आस्ते आस्ते वह एक दूसरे के तौर तरीकों को अपनाने लगे और बदलाव होने लगा। देखिए, बदलाव कोई एक दिन में नहीं होता है, वक्त लगता है। आगे देखिए, cultural mores as well as new technologies are borrowed and adopted when societies find that they fill a vacuum or answer a felt need. अब देखिए, संस्कृति में ये भी देखा गया कि नए नए जो टेक्नोलॉजीज वो भी आए। अब मान लीजिए, एक संस्कृति का इंसान दूसरे संस्कृति के लोगों से मिलता है, अब वो देखता है कि हाँ, उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ से वो ले आया। ठीक है, तो इससे भी समाज में बदलाव हुआ। Borrowing of cultural traits from an advanced society is commonly seen in developing countries and societies as they try to become modern. अब देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो अभी विकास कर रहे होते हैं, विकासशील जो देश होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एडवांस सोसाइटी है, ठीक है, वो उनके तौर तरीकों को अपनाते हैं ताकि वो भी मॉडर्न बन सके। हर एक इंसान ये काम करता है, आप भी उस इंसान का कॉपी करते हैं जो इंसान आपसे आगे है। The diffusion of cultural traits also takes place through personal contacts and interaction between members of two or more cultures. अब देखिए, जो प्रसार है, डिफ्यूजन है, लोग अपने कल्चर्स को आपस में लोग ले रहे हैं, लोग दूसरे के कल्चर्स को अपना रहे हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों के बीच में अब लोग अलग अलग संस्कृति के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उठना बैठना हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है। This can be seen in the changes that crept in Indian society due to sustained contact with Greeks, Muslims and the British. ये हम लोग भारतीय समाज में देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे ग्रीक, मुस्लिम और ब्रिटिश के जो लोग हैं वो रहे हैं। Indian music and architect were greatly influenced by Islam. भारतीय संगीत जो है, जो यहाँ पे आर्किटेक्चर्स है, वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। न्यू स्कूल्स लाइक ख्याल डेवलप्ड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन म्यूज़िक एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला एंड सितार। अब देखिए, नए नए स्कूल्स हुए, जैसे ख्याल, जो कहाँ से आया? पर्शियन म्यूज़िक से आया, पर्शियन संगीत से आया। नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए, तबला आया, सितार आया। इन आर्किटेक्चर द इंडो Saracenic style appeared with spacious interiors, massive domes, arcs and minarets. अब देखिए, आर्किटेक्चर में क्या हुआ? इंडो सैरासेनिक स्टाइल आया, जहाँ पे बड़े बड़े इंटीरियर्स बनाए गए, बहुत बड़े बड़े गुंबद बनाए गए, आर्क्स बनाए गए, मीनार्स बनाए गए। Sufism was highly influenced by the mysticism of Hindus, while the monotheistic ideas of Islam influenced Hindu society, particularly some leaders of the Bhakti movement like Kabir. अब देखिए, जो सूफिज़म थे, वो यहाँ पे एक वर्ड है मिस्टिज्म, तो आइए इसका हम लोग मतलब देखते हैं। मिस्टिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रहस्यवाद। ठीक है, तो जो सूफी लोग थे, सूफिज़म, वो हिंदू के जो रहस्य थे उससे प्रभावित हुए थे। और जो मोनोथेथिस्टिक, यहाँ पे एक और वर्ड है, आइए इसका भी मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है
अद्वैतवाद संबंधी, ये थोड़ा ज़्यादा ही हिंदी हो गया, रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक बाय द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। अब देखिए मुस्लिम्स में क्या माना जाता है, इस्लाम में माना जाता है एक ही भगवान है, अल्लाह है। तो इससे हिंदू सोसाइटीज़ में भी लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, खासकर जो भक्ति मूवमेंट में कबीर थे। डिफ्यूजन ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू मास मीडिया as it transmits and diffuse information to a large number of people। अब देखिए डिफ्यूजन जो है, जो प्रसार है, वो जनसंचार से, मास मीडिया से भी हुआ था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचाई गई। इट हैज़ accelerated the process of change by spreading the elements of individual cultures of to people far away and thus resulted in a form of cultural modernization। अब देखिए इससे क्या होता है कि जो बदलाव है, ठीक है, वो बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि मास मीडिया के जरिए जो कल्चरल मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, वो उसके वजह से लोग दूर दूर तक लोगों का बात गया, लोगों की विचारधाराएं पहुंची। This synthesis results in a new form of culture which has elements of both traditional and the modern। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक नया संस्कृति बना जिसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों का मेल रहा। Folk songs and Western music have combined to create a new style of popular music। अब देखिए फोक सॉन्ग्स और वेस्टर्न म्यूजिक मिला के एक नई तरीके का म्यूजिक बनाया गया। It is however interesting to note that while cultural diffusion quickly changed the material life of people, non-material aspects like religion, ideology and beliefs are slow to change। हालांकि ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो कल्चरल डिफ्यूजन हुआ उससे लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी बदल गया, ठीक है, मटेरियल लाइफ काफ़ी बदल गया। नॉन मटेरियल एस्पेक्ट जो था, जैसे रिलीजन, आइडियोलॉजी, बिलीव्स, ये भी आस्ते आस्ते बदला। दिस फिनोमेना इज नोन एज कल्चरल लैग। अब इसको हम लोग कल्चरल लैग कहते हैं। When a non-material culture does not adjust itself readily to the material changes, it results in a lag between the two। अब देखिए जब एक नॉन मटेरियल कल्चर, मतलब जिनको संपत्ति से, पैसे से, ये सब से कोई मतलब नहीं, वो लोग बस आफ्टर लाइफ की बात करते हैं, वो लोगों को अगर आप एडजस्ट करवा रहे हैं मटेरियल चेंजेस में, तो इन एक गैप रह जाएगा, लैक रह जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन मॉडर्न सोसाइटीज कैन बी एक्सप्लेन्ड the concept by this where the material aspect of life change at a much quicker pace than the non-material aspect of culture। अब देखिए जो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है वो मॉडर्न सोसाइटीज़ में कहाँ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मटेरियल एस्पेक्ट है, ठीक है, एक इंसान के जीवन में जो बदलाव आता है, जो मटेरियल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बदला, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। ऑल सोसाइटीज़ नीड टू मैनेज दिस चेंज। हर एक समाज में ये बदलाव को मैनेज करना ज़रूरी है। सोसाइटीज़ वेयर द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर गाइड मटेरियल चेंजेस टूवर्ड्स पीस एंड सोशल हार्मनी आर लाइकली टू सी मोर प्रोग्रेस देन अदर्स। अब देखिए ऐसे बहुत सारे समाज हैं, ठीक है, जहाँ पर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इससे बदल कर, इसमें क्या है, शांति, सोशल हार्मनी, उसकी बात करते हैं, ठीक है, तो वो ये देखते हैं कि इसमें दूसरों से ज़्यादा प्रोग्रेस है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज के साइंस के बारे में पढ़ेंगे।